नमस्कार, मैं डॉक्टर राजकुमारी शर्मा आज आपके समक्ष प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी बूढ़ी काकी लेकर उपस्थित हुई हूँ। कहानी में लेखक ने भारतीय परिवेश, पाश्चात्य परिवेश या हम किसी भी परिवेश की बात कर लें, उसमें परिवार में वृद्ध लोगों से किस तरह से व्यवहार होता है या किस तरह से उनके मान सम्मान के प्रति अभद्र व्यवहार, कठोरता और वेदना का संवेदनशील चित्र लेखक ने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। बेटा, मैंने कहानी में कुछ मूल बिंदु इसमें जो मुझे समझ में आए वो उठाने का प्रयास किया है। पहले मैं कहानी की संक्षिप्त में समीक्षा यहाँ पर आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी, फिर उसके जरिए कि किस तरह से कहानी में इन मूल्य के आधार पर मूल बिंदुओं को दर्शाया गया है। कहानी का सार। कहानी में हम देखते हैं कि लेखक ने भारतीय परिवेश या भारतीय संस्कृति में किस प्रकार से वृद्ध लोगों के प्रति जो असंवेदनशील व्यवहार हो रहा है उसका करुण और मार्मिक चित्र प्रस्तुत किया है। कहानी में मुख्य पात्र के रूप में हम देखते हैं कि बुद्धिराम और उसकी पत्नी रूपा यहाँ पर दिखाई गई है और साथ ही साथ बूढ़ी काकी का जो स्वरूप है उसको भी यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया है कि किस तरह से जब व्यक्ति अपने सक्षम होता है तो वह किस तरह से घर परिवार के लोग उसके आगे पीछे घूमते हुए नजर आते हैं, और जिस तरह से असक्षमता का जो भाव प्रकट होता है तब किस तरह से उनके प्रति असंवेदनशील या कठोरता या अभद्र रूप का भी जो स्वरूप है उसे प्रस्तुत किया गया है। बुद्धिराम और उसकी पत्नी का व्यवहार बूढ़ी काकी के जो प्रति है वह दिन प्रतिदिन बहुत ही कठोर होता चला जा रहा था। कारण बहुत सारे थे, पर उनमें से एक प्रमुख कारण बुढ़िया की यानी कि बूढ़ी काकी की जो जमीन थी वो वहां पर दिखाई दे रही थी, जिसके जरिए वह अपनी एक तरह से जो अपने मन की ख्वाहिशें हैं, जो अपने मन का स्वाद है या जीभ के प्रति जो ललक होती है या खाने के प्रति जो एक भाव होता है उसको यहाँ पर दर्शाया गया है। क्योंकि हम देखते हैं सभी को अलग अलग तरह से मजे करने की जो एक आदत होती है या हम कहें कि आनंद प्राप्त होता है, रस प्राप्त होता है, वो यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया है। किसी को घूमने में आनंद आता है तो किसी को खाने में आनंद आता है, तो कई हम देखते हैं कईयों को अलग तरह के शौक होते हैं, पर हर व्यक्ति का एक अपना निजी जो शौक होता है वो यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया है कि किस तरह से बूढ़ी काकी अपने जो खाने के प्रति जो अपनी भाव है, अपनी जो संवेदना है वह प्रकट करती हुई दिखाई देती है। उस जमीन जायदाद से उसे प्रति माह कुछ पैसे वहां पर मिल जाते थे, जिससे वह अपने भोजन की जो सुख सुविधा है उसका वह आनंद उठाती हुई दिखाई देती थी। पर मन में अनेक प्रकार के विचार वहां पर उत्पन्न भी हो रहे थे कि ये जो मेरा भतीजा है, अगर मैं इसे जमीन जायदाद दे दूं तो शायद ये मेरी ज्यादा देखभाल करेगा, ज्यादा मेरे प्रति समर्थक या हम कहें कि आश्रय रहकर मेरे प्रति और ज्यादा मेरे मान सम्मान को वहां पर भाव देगा। पर हम देखते हैं कि जिस तरह से व्यक्ति सोचता है और आगे योजना बनाता है, कई बार जीवन का जो पड़ाव है वह भिन्न भिन्न रूपों में चित्रित होते हुए दिखाई देता है। जैसा हम सोचते हैं कई बार वैसा नहीं होता, और जब उसके विपरीत होता है तो हमें बहुत सारी वेदना का सामना करना पड़ता है। तो बूढ़ी काकी में प्रेमचंद ने किस तरह से वृद्ध के प्रति जो तिरस्कार का जो भाव है उसको यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया है। अगर व्यक्ति हम देखते हैं कि अपने स्वार्थ से जब परिपूर्ण हो जाता है, यानी कि उसे जब जो वह चाहता है वह मिल जाता है, तो वह उस रूप में उसकी कदर करता हुआ नहीं दिखाई देता। पर जब तक हम देखते हैं कि सामने वाले व्यक्ति के पास बहुत सारी सुख सुविधाओं की जो चीजें हैं वह उपलब्ध होती है, तो व्यक्ति उसके आगे पीछे घूमता हुआ दिखाई देता है। अगर वह स्वार्थ पूरा हो जाए तो वहां पर विपरीत विषमताओं का भाव भी प्रकट होता हुआ दिखाई दिया है। कहानी में इसी तरह का जो भाव है वह देखने को मिलता है। जो बूढ़ी काकी है वह अपने जीभ के कारण बहुत सारी चीजों के लिए विवश होती हुई दिखाई देती है, क्योंकि हम देखते हैं कि व्यक्ति अपने पेट के जो प्रति जो भाव है वह हर जगह कहीं ना कहीं हम व्यक्त करते हुए नजर आते हैं। अगर कुछ हमें अच्छा लगता है तो हम उसके प्रति समर्थन
करते हुए दिखाई देते हैं। जब हमें कई जगह लगता है कि हम कुछ चीजें अनुचित हो रही है तो हम उसके प्रति अपनी वेदना को भी प्रकट करते हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर बूढ़ी काकी ने अपनी भतीजे के प्रति जो भाव दिखाया वह उसे जमीन जायदाद पूरी तरह से दे देती है, और जब जमीन जायदाद मिल जाता है तो कुछ समय तक तो बूढ़ी काकी के प्रति जो आदर सम्मान का जो भाव था वह दिखाई देता है, पर दिन प्रतिदिन वह घटता हुआ भी प्रतीत होता है, जिससे बूढ़ी काकी विचलित होती हुई भी दिखाई देती है, पर वह अपना भाव वहां पर प्रकट करती नहीं दिखाई देती, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि व्यक्ति अपने व्यवहार के कारण ही किस तरह से एक तरह से समाज में उचित रूप में दिखाई देता है। अगर वह व्यवहार अनुचित रूप में हो तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि अनेक प्रकार के रोष भी प्रकट करता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पर कहानी का जो विकास है वो इस तरह से है कि बुद्धिराम के जो दो बेटे हैं वह भी अपने स्वार्थ के अनुसार बूढ़ी काकी के पक्ष और विपक्ष में बातें करते हुए दिखाई देते हैं, यानी कि तंग करते हुए दिखाई देते हैं, अभद्र रूप से व्यवहार करते हुए दिखाई देते हैं, जिससे उसका मन बहुत ही ज्यादा विचलित होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन बुद्धिराम की जो बेटी है वह कहीं ना कहीं अपनी दादी के प्रति बहुत ही आसक्त है, बहुत ही प्रेम भाव वहां पर प्रकट करती हुई दिखाई देती है। वह सबकी तुलना में दादी के प्रति ज्यादा अपना समर्थन या अपने प्यार का जो स्नेह है वह दिखाई देता है। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि कहानी में एक बड़ा बदलाव आता है, और बुद्धिराम का जो बेटा है मुखराम, उसकी सगाई होती है, और सगाई में पूरे गांव भर को एक तरह से न्योता दिया जाता है। पूरा गांव वहां पर उस एक तरह से आयोजन में अपनी शिरकत करता हुआ दिखाई देता है। चारों ओर एक तरह से हलचल वहां पर दिखाई देती है। तो कहीं ना कहीं बूढ़ी काकी के मन में भी अनेक प्रकार के भाव वहां पर जगते हुए दिखाई देते हैं, और वह भाव जिस प्रकार से वह प्रकट करती हुई दिखाई देती है उससे उनके उत्साह और प्रेम का जो रूप है वह भी कहीं ना कहीं प्रकट होता हुआ दिखाई देता है। शुरू से ही पूरे घर में एक तरह से आवाजाही शुरू हो जाती है, और मंगल गान या अनेक प्रकार के आयोजन वहां पर होते हुए दिखाई देते हैं। सब व्यक्ति अपने अपने आधार पर अपनी अपनी क्रिया भी वहां पर प्रकट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे हलवाई भट्टी पर काम कर रहे हैं, सब्जियां लाई जा रही हैं, पकाई जा रही है, और मिठाई की जो सुगंध है वह कहीं ना कहीं बूढ़ी काकी को विचलित करते हुए दिखाई देती है, क्योंकि हम देखते हैं कि बूढ़े और बच्चे में बहुत बड़ा अंतर नहीं होता, बहुत सूक्ष्म अंतर होता है। जिस तरह से वह खाने के लिए, घूमने के लिए, अन्य रूपों में ललायत दिखाई देते हैं, वही भाव इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद ने भी प्रकट करने के प्रयास किए हैं। तो खाने की जो सुगंध है वह बूढ़ी काकी को अनेक प्रकार से आसक्त करती हुई दिखाई देती है। वह किसी न किसी बहाने से बाहर जाने की और अपनी एक नजर दौड़ाती है, तो कहीं ना कहीं उसके मन में अनेक प्रकार के भाव या अभाव भी आते हुए दिखाई देते हैं कि कहीं ना कहीं इस शुभ मौके पर कहीं कुछ अपशगुन ना हो जाए, इस भय के कारण वह अपनी कोठरी में ही बैठकर अपने मन को धीरे धीरे से एक तरह से काबू करती हुई दिखाई देती है, और यह जो मन है वह अनेक प्रकार से अनेक विपरीत दिशाओं में दौड़ता भागता हुआ दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं बूढ़ी काकी के मन में अनेक प्रकार के वहां पर भाव प्रकट हो रहे हैं कि अचानक रूपा की नजर बूढ़ी काकी पर पड़ी, तो वह कहीं ना कहीं आग बबूला होते हुए दिखाई देती है, और बूढ़ी काकी को वह बहुत ज्यादा भला बुरा कहती हुई भी दिखाई देती है, और अनेक उपमानों के द्वारा, अनेक प्रयासों के द्वारा वह उसे अपमानित करती हुई दिखाई देती है, जिसके कारण बूढ़ी काकी दोबारा से अपनी कोठरी की ओर अग्रसर होती हुई दिखाई देती है। काफी समय बीत जाने के बाद बूढ़ी काकी दोबारा से वही सुध एक तरह से प्रकट करती हुई दिखाई देती है। उसका मन बेचैन होने लगता है, और वही वह बाहर की ओर जब वह देखती है तो सब अनेक प्रकार से भोजन के जो व्यंजन है जो पक रहे हैं या परोसे जा रहे हैं, उसकी सुगंध उसको बहुत तेजी से एक तरह से
प्रकट करती हुई दिखाई दे रही है। वह अपने आप पर काबू नहीं कर पाती और कहीं ना कहीं उसके मन में ये भाव उत्पन्न होता है कि कहीं खाना पूरा का पूरा खत्म ना हो जाए, मुझे किसी ने पूछा नहीं है, मेरे लिए किसी ने भी किसी तरह का वहां पर भाव प्रकट नहीं किया है, क्या मेरी किसी को, क्योंकि हम देखते हैं कि जब हम विपरीत स्थिति परिस्थिति में होते हैं तो अनेक प्रकार के भाव अभाव हमारे मन में उत्पन्न होते हुए दिखाई देते हैं और हम एकापन के कारण वार्तालाप भी करते हुए दिखाई देते हैं, जिसके कारण अनेक प्रकार की परेशानियां वहां पर प्रकट होती देखी जा सकती है। तो इसमें हम देखते हैं कि किस तरह से बूढ़ी काकी पूरे परिवार के होने के बाद भी अकेलेपन की शिकार होती हुई दिखाई देती है। बीच बीच में जो बेटी है उनकी वह कहीं ना कहीं उन्हें चना चपेना दे के चली जाती है और उनके आत्म मन को वह सुख देती हुई नजर आती है, क्योंकि हम देखते हैं जब आत्मीयता एवं सहानुभूति के प्रति जब रिक्तता का भाव जो उत्पन्न होता है तो अनेक प्रकार से मन और तन दोनों शिथिल होते हुए दिखाई देते हैं और ये शिथिलता अनेक प्रकार से मन में अनेक प्रकार के अभावों को उत्पन्न करते हुए दिखाई देती है। तो वहां पर देख रहे हैं कि किस तरह से सब लोग खा रहे हैं और खाकर अनेक प्रकार से स्वाद अपना बतला रहे हैं। बुद्धिराम की नजर उस पर पड़ गई है, तो उस दयनीय बूढ़ी काकी को बुद्धिराम ने दोनों हाथों से उठाकर कोठरी में जाकर पटक दिया, क्योंकि हम देख रहे हैं कि किस तरह से बूढ़ी काकी जब अपने मन को वश में नहीं कर पाती और वह दोबारा से जब सब लोग चले जाते हैं तो वह कहीं ना कहीं कूड़ेदान के पास जाकर झूठी पत्तल चाटती हुई दिखाई देती है, जिसके कारण बुद्धि राम को आक्रोश या क्रोध आ जाता है, जिसके कारण वह एक तरह से बहुत ही अभद्र रूप से व्यवहार करते हुए उन्हें खींचकर कोठरी में लाकर पटक देता है। और यह व्यवहार वह उस रूप में उसको वहां पर ज्ञात नहीं होता कि सब कुछ बूढ़ी काकी की वजह से ही उनको मिल रहा है, जो सम्मान उन्हें मिलना चाहिए वह नहीं मिल रहा है, जिसके कारण बूढ़ी काकी अनेक प्रकार से विचलित होते हुए दिखाई देती है। वह सब बूढ़ी काकी की संपत्ति के कारण ही आज इस तरह का सम्मान भोग रहे हैं, पर रह रहकर बूढ़ी काकी अपने आप को ही कोसती हुई नजर आती है। वह अपने आप पर एक तरह से वश में अपने आप को नहीं रख पाती, क्योंकि बिना खाए तो अनेक प्रकार के मन में भाव उत्पन्न होते ही होते हैं और सबको जो ये पेट की भूख है वह शांत रहने नहीं देती। जब भूख शांत हो जाती है तो मन भी शांत हो जाता है। पर हम देखते हैं कि सामने वाले व्यक्ति को इस तरह का कोई भी भाव वहां पर उत्पन्न नहीं हो रहा है कि खुद भरपेट खा लिया है, पर जो बूढ़ा व्यक्ति है उसको किसी तरह का भोजन वहां पर नहीं दिया गया। तो अनेक प्रकार के दुर्व्यवहार होने के कारण बूढ़ी काकी का मन अनेक प्रकार से कचोटता हुआ वहां पर दिखाई देता है। रात के 11 बज चुके हैं और अभी तक सभी मेहमान अपने अपने घर चले गए, आराम कर रहे हैं। थकी हारी रूपा भी एक तरह से सो चुकी है, लेकिन लाडली उसकी जाग रही है और वह प्रतीक्षा कर रही थी कि किस तरह से माँ पिताजी या अन्य लोग सो जाए तो मैं दादी के पास जाकर उन्हें अपना जो खाना है वह उन्हें दे आऊं। और वह डरते सहमी हुई वह बूढ़ी काकी की कोठरी में जाती है और वहां पर वह देखती है कि किस तरह से बूढ़ी काकी भूख के कारण विचलित हो रही है और वह अपना खाना उनको दे देती है। वह खाना खाने के बाद एक तरह से उनका मन संतुष्ट नहीं हो पाता। वह बेटी अपनी लाडली को अपनी पोती को दोबारा से लाने के लिए खाना कहती है, तो वह डर के मारे कहती है कि मैं अपना खाना आपके सामने लाई हूँ, अगर माँ को पता चला तो वो मुझे डांटेगी मारेगी। तो वह कहीं ना कहीं अपने मन का वहां पर जो डर है वह दिखाती हुई नजर आती है। तो जब वह लाडली दोबारा से अपनी माता पिता के पास चली जाती है तो बूढ़ी काकी दोबारा से कूड़ेदान के पास जाकर झूठे पत्तल वहां पर चाटते हुए दिखाई देती है। तो यह सब देखकर कहीं ना कहीं रूपा के मन में अनेक प्रकार से संवेदनशील वहां पर भाव उत्पन्न होते हुए दिखाई देते हैं और उसे आत्मग्लानि महसूस होती है। अपना जो कार्य वह उसने किया है कहीं ना कहीं पश्चाताप का जो भाव है वहां भी उसे एक तरह से कचोटता हुआ दिखाई देता है और उसका भारी मन अनेक प्रकार से पछताता हुआ दिखाई देता है कि सभी इस भाग दौड़ में मैं
बूढ़ी काकी को वहां पर खाना नहीं दे पाई, जिसके कारण वह बहुत ही ज्यादा कष्ट वहां पर एक तरह से भोगती हुई नजर आती है। और वह दोबारा से खाने का पूरी प्लेट लगाकर वह बूढ़ी काकी के समक्ष लेकर जाती है और अपने किए हुए की वहां पर माफी मांगती हुई नजर आती है, जिसके कारण वह बहुत ही पश्चाताप से भरी होती है और कहती है कि आपकी जमीन जायदाद की वजह से ही हमें ये मान सम्मान मिला है। अगर आप नहीं होती तो शायद वो मान सम्मान जो हमें मिलना चाहिए, या हम किसी प्रकार की कोई आमदनी नहीं है जिसके कारण हम अपना भरपेट कर सकें, आपके कारण ही हमारा जो जीवन है वह सुख में बना है, हमें माफ कर दीजिए। वह अपनी जो आत्मग्लानि और पश्चाताप का जो भाव है रूपा अपने संवेदनशील मन से प्रकट करते हुए दिखाई देती है। तो यहाँ पर कहानी में लेखक ने दिखाने का ये प्रयास किया है कि किस तरह से जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है और बूढ़ा हो जाने के कारण उसके शरीर में उतनी ताकत नहीं रह जाती, तो किस तरह से उसके प्रति जो अभद्र व्यवहार किया जाता है, उसे एक तरह से हम देखते हैं कि तिरस्कार किया जाता है, उपहास कई बार उड़ाया जाता है, उन्हें अपशब्द कहे जाते हैं। उन सब चीजों का यहाँ पर लेखक ने भाव दिखाने का प्रयास किया है। और हमें बड़े बुजुर्ग का जो विचार है, मतलब हमें उनका मान सम्मान करना चाहिए, जितना हो उनके पक्ष में रहना चाहिए। धन्यवाद।